बतानी है तो उसको हम 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए भी बताते हैं और किसके लिए भी बताते हैं, 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है कि अगर मैं बात करता हूं तो एरिया जो है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। तो कुछ बॉडीज हमारे पास कैसी हैं, 2D बॉडीज हैं, 2 डायमेंशनल बॉडी है, या कुछ बॉडीज हैं वो कैसी हैं, 3 डायमेंशनल। उनके बाद तो लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस कर ली थी। वहां तक का हमारा एक पोर्शन है। जो आपने अब तक काम करा है वो एक अलग सा सवाल है। इसके बाद वाली चीजें जो हैं, जो आज हमसे शुरू करनी है हमने, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहां से आपके कंपटीशन में, आपके फाइनल पेपर में सवाल बनता ही बनता है। मतलब कि आप ये मान के चलें कि जितना काम आपने अब तक करा है उसकी इंपॉर्टेंस एक तरफ, और जो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये अकेला टॉपिक जो है वो एक तरफ है। अब हमारे इस चैप्टर में जो रह गया है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमने जानना है, किस तरीके से इसकी चीजें हैं, क्या कुछ आपने यहाँ पे पढ़ना है। पहले कंसेप्ट जो है वो इसके वो डिस्कस कर रहे होंगे, क्या फॉर्मूले यहाँ पे बनते हैं वो डिस्कस करना है, क्या ये चीजें हैं, और उसके बाद जो है वो हम क्या कर रहे होंगे, इन क्वेश्चंस को लगा रहे होंगे। हमने जो टॉपिक करना है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स करने से पहले एक टॉपिक पता होना चाहिए जिसका नाम है एरिया वेक्टर। आज की क्लास खास है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज वाली चीजें ही अब अगले 10 दिन तक चल रही होंगी। तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो करना है उसमें एक कंसेप्ट यूज होगा, और वो कंसेप्ट जो यूज होगा वो क्या होगा, एरिया वेक्टर। बड़े ध्यान से समझेंगे, शानदार काम है, गौर से समझेंगे इस काम को। ठीक है, वर्ड जो है वो क्या है, एरिया वेक्टर। अब ये तो पता चलेगा कि एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। एरिया जो है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। और अगर एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो सर उसकी क्या देनी पड़ेगी, डायरेक्शन देनी पड़ेगी, है ना। तो क्या आप प्रूव कर सकते हैं कि एरिया वेक्टर है अपने पिछले नॉलेज के हिसाब से? आपने 12th में कुछ ऐसा पढ़ा हो या 11th में कुछ ऐसा पढ़ा हो जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी? क्या कोई बच्चा बता पाएगा कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है? जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एरिया वेक्टर, तो ये तो पता चल गया कि एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। एरिया वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, कोई बच्चा जवाब दे पाएगा इसका? इसकी डायरेक्शन भी होती है। किसने बताई आपको कि इसकी डायरेक्शन होती है? मेरा सवाल ही यही है कि एरिया वेक्टर क्यों है। वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होंगी, लेकिन वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन तो है। डायरेक्शन कहां होगी वो तो हम सीखेंगे, लेकिन पहला ही सवाल जो है वो क्या आ रहा है कि एरिया वेक्टर क्यों है। तो हमने जो है वो 11th में एक कंसेप्ट पढ़ा था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बना हुआ था, और पैरेललोग्राम जो है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ था, जिसकी एक जो साइड है वो क्या थी, ए वेक्टर, दूसरे वाली साइड जो है वो क्या नाम थी, बी वेक्टर। एक जो साइड है उसको रिप्रेजेंट कैसे करा गया था, ए वेक्टर से, दूसरा कैसे, बी वेक्टर से। तो एरिया को जब हमने इसका लिखा था, इसका एरिया लिखा गया था बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, या हमने इसका आंसर जो है वो कैसे निकाला था, क्रॉस प्रोडक्ट से निकाला था। और एक बात हम जानते हैं कि एनीथिंग कमिंग फ्रॉम क्रॉस प्रोडक्ट, जो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। आपने 11th में दो तरीके की प्रोडक्ट पढ़ी हैं, एक का नाम क्या है, डॉट प्रोडक्ट, और एक का नाम क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट का जो आंसर आता है, डॉट का आंसर कैसा आता है, स्केलर, इसलिए उसका नाम क्या था, स्केलर प्रोडक्ट। और ये जो है ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस का आंसर कैसा आता है, वेक्टर, इसलिए एरिया जो है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ये काम जो है जब हम 11th में काम कर रहे थे तब मैंने बताया था कि मैं पूछूंगा आपसे 12th में जाके कि एरिया कैसी क्वांटिटी, वो तो मैंने चलो आज बता ही दिया कि एरिया तो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। अब सवाल जो बचा वो क्या कि एरिया वेक्टर क्यों है, क्योंकि एरिया का जो आंसर आता है वो कैसे आता है, क्रॉस प्रोडक्ट से, और क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर होता है सर वो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा, डायरेक्शन भी। अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के लिए अगर हम बात करते हैं तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अगर बतानी है तो उसको हम 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए भी बताते हैं और किसके लिए भी बताते हैं, 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, कि अगर मैं बात करता हूं तो एरिया जो है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। तो कुछ बॉडीज हमारे पास कैसी हैं, 2D बॉडीज हैं, 2 डायमेंशनल बॉडी हैं, या कुछ बॉडी जो है सर वो कैसी हैं, 3 डायमेंशनल। उनके बारे में अगर हम बात करें तो इसको लिखा कैसे जाएगा, सबसे बेसिक एक काम करके बताता हूं। इसकी डायरेक्शन जो है वो हम यही पढ़ लेते हैं कि इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। डायरेक्शन जो इसकी कैसी होती है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होती है, या परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड जो है। हालांकि अगर हम बात करें तो 3D ऑब्जेक्ट्स में तो इसकी डायरेक्शन कैसी है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होती है। अगर 2D की बात करूं तो आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों ही ठीक होते हैं। ठीक है, लेकिन हम जो है वो कौन सा याद कर लेते हैं, आउटवर्ड वाला याद कर लेते हैं कि आंसर हमारा कैसा रहेगा, आउटवर्ड वाला रहेगा। कैसे रहेगा, ध्यान से समझेंगे। काम जो है वो आपने करना है क्या है, सबसे पहली जो बात है सर वो हमें क्या पता चला, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया जो है सर
वो कैसी क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया वेक्टर क्वांटिटी। अगला काम क्या करना है, चीजें जो है वो हमने कैसे जाननी है कि सर 2D ऑब्जेक्ट्स के अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें तो काम जो है वो क्या करना है। मान लो पहले मैं 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए ही काम कर रहा हूं और आपने इस तरीके से चीजें जो है वो बना ली कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या है जेड एक्सिस है। ठीक है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई है, और एक नाम क्या रख दिया जेड। हमारा जो एक सर्कल है, इस तरीके से एक सर्कल जो है वो रखा हुआ है, और इस सर्कल की रेडियस जो है सर वो किसके बराबर मान ली, स्मॉल आर के बराबर मान ली। इस सर्कल की रेडियस कितनी मान ली, स्मॉल आर। तो आपने जो है वो इसका एरिया लिखना है। अब सर एरिया जो है वो तो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो एरिया के ऊपर क्या लगाया गया, एरो साइन लगाया गया। एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो एरिया के ऊपर क्या लगा दिया, एरो साइन। अब इसका एरिया सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड, सर्कल है तो मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, पाई आर का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड तो लिख लिया सर कि मैग्नीट्यूड जो है सर वो तो किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर है पाई आर का स्क्वायर। बात नंबर 1 डन है। ये कौन सा एक्सिस है, एक्स। ये कौन सा है, वाई। ये किस में रखा हुआ है, एक्स वाई में रखा हुआ है। तो इसके परपेंडिकुलर, एक्स और वाई के परपेंडिकुलर क्या होता है, जेड। और जेड में कौन सा जाना है, आउटवर्ड भी लिख सकते हैं और कौन सा भी लिख सकते हैं, इनवर्ड। तो अगर आउटवर्ड लिखना है तो कैसे लिख दूंगा, के कैप से। आउटवर्ड लिखना है तो किससे लिख देंगे, के कैप्स। और अगर इसका इनवर्ड बनाएंगे तो इनवर्ड कैसे बन जाएगा सर, पाई आर का स्क्वायर, और इनवर्ड को लिखेंगे तो माइनस का के कैप। क्या लिख देंगे, माइनस के कैप। बातें बड़ी आसान सी हैं, लगातार यूज होंगी, ध्यान से समझे काम करना क्या है। सर हमने पढ़ना है एरिया वेक्टर को, तो वेक्टर है तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या भी होगी, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। मान लो क्या होता, एक स्क्वायर होता तो क्या हो जाता, साइड का स्क्वायर होता, रेक्टेंगल होता तो क्या होता, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। बात जो बची है सर वो किसकी बची है, डायरेक्शन। डायरेक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो 2 तरीके की बॉडीज होंगी। या तो बॉडी जो है वो कैसी है, 2 डायमेंशनल शेप की होगी। 2 डायमेंशनल शेप में अगर मैं बात करता हूं तो हमारी दोनों डायरेक्शन वैलिडेट होती हैं, चाहे तो आप परपेंडिकुलरली आउटवर्ड कह दो, चाहे परपेंडिकुलरली इनवर्ड कह दो। जैसे ये 2D ऑब्जेक्ट बना है, कैसे पता चला, क्योंकि सर्कल जो है वो क्या होता है, 2 डायमेंशनल है। एरिया लिखना है तो एरिया तो क्या हो जाएगा, पाई आर का स्क्वायर। एक्स और वाई, एक्स और वाई पे परपेंडिकुलर कौन होता है, जेड। तो डायरेक्शन या तो के कैप चलेगी या क्या चलेगी, माइनस के। ऊपर या नीचे में से कोई सा भी आंसर लिख दो, दोनों आंसर क्या है, ठीक है। मान लो इसी में ही मैं बात करता हूं तो इस तरीके से हमने जो है वो क्या रख दिया, एक रेक्टेंगल को रख रखा है। इस तरीके से काम जो है ना वो हमारे पास हो रखी है। ये जो है वो हमने क्या रख दिया, इस तरीके से जो है वो रेक्टेंगल को इस स्पेस में रख रखा है। ये क्या है, लेंथ है, और ये क्या नाम है, ब्रेड्थ। तो ये तो एरिया किसका लिखा गया, सर्कल का। मान लो मैं रेक्टेंगल का एरिया वेक्टर लिखता हूं, तो रेक्टेंगल का एरिया वेक्टर सबसे पहले तो क्या लिखना है, एरिया का मैग्नीट्यूड। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो सबसे पहले तो लिखा गया लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके रिपोर्ट है ये तो। अब ये कौन से एक्सिस में है, ये एक्स में है और किस में है, जेड। एक्स और जेड के परपेंडिकुलर क्या जाता है, वाई। तो वाई को लिखना है तो या तो क्या लिखा जाएगा, जे कैप, या दूसरी जो डायरेक्शन है सर वो क्या हो सकती है, एल बी इंटू माइनस का जे कैप। हालांकि इसका रोल आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपने एक नाम पढ़ना था उस वजह से मैंने बताया। ये काम तो यहाँ का यहीं खत्म हो जाएगा। हम जो काम करेंगे वो किसके लिए पढ़ रहे होंगे, 3D ऑब्जेक्ट्स। हमारे सवाल जो आएंगे वो भी किसके आएंगे, 3D के। आपने अब तक के काम में जो जाना कि एरिया जो है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। वेक्टर है तो सर मैग्नीट्यूड भी लिखेंगे और क्या, डायरेक्शन। वेक्टर क्यों है वो बता दिया, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर होता था। फिर आपने क्या देखा, 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए बात करी। 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए दोनों डायरेक्शन वैलिडेट हैं, चाहे परपेंडिकुलरली इनवर्ड लिख लो, चाहे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड लिख लो। ठीक है, तो एरिया जो है वो तो सर्कल का क्या है, पाई आर स्क्वायर। ये किस में था, एक्स और वाई। एक्स और वाई के परपेंडिकुलर के भी है और माइनस के भी है। ये क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये किस में था, एक्स में था और किस में था, जेड। एक्स और जेड में अगर अवेलेबल है तो सर नाम क्या बन जाएगा, जे कैप, क्योंकि वाई के डायरेक्शन को किससे लिखा जाता है, जे से। मान लो मैं यहाँ पे एक सर्कल, ये जो है एक स्क्वायर जो है वो बना देता हूं। इसकी साइड कितनी है, ए। तो मान लो इसका एरिया लिखना है स्क्वायर का। स्क्वायर वाला एरिया अगर आप लिखोगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर। ये कौन से प्लेन में है, वाई और जेड। वाई और जेड के परपेंडिकुलर क्या होगा, आई कैप, या फिर आप नाम क्या दे सकते हैं, ए स्क्वायर, और इंटू में कितना हो गया, माइनस का आई कैप। ये दोनों डायरेक्शन इसकी क्या हो जाएंगी, वैलिडेट हो जाएंगी। समझ पाए हो आप इतने काम को। एरिया वेक्टर को उतारो, फिर हम अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में चलेंगे। सुने ध्यान से, इसको करें सारे बच्चे। अब जो काम है सर वो क्या करना है, अगले वाली बात पे अगर हम ध्यान दें। अच्छा, ये काम कर लिया। मेन जो हमारे सिलेबस में है जिसके क्वेश्चन हमने लगाने हैं वो काम किसके लिए है, 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, अब काम जो कर रहे हैं सर वो किसके लिए कर रहे हैं, 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए काम करेंगे। और 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए जब आप काम करते हैं तो आपने क्या देखा कि सर इनकी जो डायरेक्शन है,
3D वालों के लिए जो डायरेक्शन है सर वो कैसी है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है। 3D वाले ऑब्जेक्ट्स हैं और 3D वाले ऑब्जेक्ट्स जो है उनकी डायरेक्शन जो है सर वो कहां वैलिडिएट होती है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। 2D वालों की दोनों हैं, इनवर्ड भी है और कैसी भी है, आउटवर्ड। 2D वाले यूज ही नहीं करने होते, वो तो बस इतनी सी बात पता करनी है कि ऐसा कुछ होता है। अब जो हमने यूज करने हैं सर वो कौन से यूज करने हैं, 3D वाले। 3D वालों में अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर हम जो यूज करते हैं, एक तो हम क्यूब का इस्तेमाल ज्यादातर कर रहे हैं जिनके सवाल हमारे पेपर में आते हैं, या फिर एक जो काम है सर वो हमारे पास है सिलेंडर। एक काम जो है वो सिलेंडर से रिलेटेड है और एक जो काम है सर वो किससे रिलेटेड है, क्यूब से रिलेटेड। इन दोनों के बारे में हमने काम जो है वो करना है। कैसे करेंगे, हमें क्या पता है कि सिलेंडर और क्यूब दोनों कैसी बॉडी हैं, 3D। इनका एरिया वेक्टर बताना है तो डायरेक्शन कहां होगी, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। डायरेक्शन जो है सर वो कहां रहेगी, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। इस तरीके से हमारे पास मान लो कोई क्यूब जो है वो अवेलेबल है, ये एक क्यूब है जिसमें अगर काम करना है, ये क्यूब हमारे पास अवेलेबल है। टोटल कितने फेस है इसमें, 6 फेसेस हैं। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो मान लो एग्जांपल के तौर पे हम जो है वो क्यूबॉइड मान लेते हैं। क्यूबॉइड जो है वो ये फोन क्यूबॉइड है। आपने इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देनी है, कितने फेस है इसमें, 6। ऊपर नीचे 2, आगे पीछे, ये सामने और ये, टोटल कितने फेस हो गए, 6। 6 के 6 फेस की डायरेक्शन अगर आपने देनी है तो डायरेक्शन है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। क्या डायरेक्शन है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ये तो दिखाने के नाम हो गया। हम जब इस्तेमाल करेंगे तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम डायरेक्शन जो लेते हैं वो डायरेक्शन क्या होती है, जहां से जो फेस दिख रहा है उस पे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड ले लो। जैसे इस वाले को देखना है, ये वाला फेस यहां से देख रहा है तो इसकी डायरेक्शन कहां है, ये मार्कर की डायरेक्शन में, सही है। जो फेस जहां से दिखेगा वहीं उसकी डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। इस वाले को यहां से देखना है तो डायरेक्शन ये ऊपर की तरफ जा रही होगी, ठीक है। तो इस ऊपर वाले के बारे में बात करूं तो इसका एरिया वेक्टर जो है सर वो कहां होगा, इसका एरिया वेक्टर मान लो ये पहले वाला है तो इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, ऊपर की तरफ होगा, सही है। अब नीचे वाला जो है वो कहां से दिखेगा, यहां से दिखेगा तो इसकी डायरेक्शन कहां हो जाएगी, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, नीचे की तरफ हो जाएगी। इस वाले के बारे में बात करनी है तो ये जो डायरेक्शन है सर ये क्या होगी, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, ऐसे होगी, ठीक है। ये वाला फेस है यहां से दिख रहा है तो इसकी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड कहां हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। इसकी अगर डायरेक्शन देनी है तो इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलरली आउटवर्ड कहां हो गई, इस तरफ हो गई। इस वाले फेस को देखना है, ये वाला फेस कहां से दिखेगा, यहां से दिखेगा। यहां से दिखेगा तो इसका परपेंडिकुलरली आउटवर्ड कहां चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा। ये जो डायरेक्शन है इसकी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड कहां होगी, यहां पे। ये काम आएंगी, सीबीएसई बोर्ड 5 नंबर का सवाल यहां से पूछ रहा होता है, इस पे ध्यान दें थोड़ा सा। तो ये 4 फेस हैं, इन चारों की तो डायरेक्शन पता चल गई। ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा है सर, 3D है। 3D अगर है तो जितने भी फेस हैं सबकी डायरेक्शन कैसी, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ये ऊपर वाला कहां से दिखेगा, ऊपर से तो डायरेक्शन कहां होगी, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, ऊपर। ये नीचे से दिखेगा तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, नीचे। ये जो है ये कहां से दिख रहा होगा, इस वाले को देखना है, इस वाले फेस को देखना है, यहां से दिखेगा। यहां से दिखेगा तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, बाहर। बाहर को लिखा जाता है बेटा डॉट से। ये जो बात है इसको समझ लें कि डॉट अगर लिखना है तो डॉट का मतलब होता है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। स्क्रीन पे बाहर की तरफ जो आ रहा है उसको किससे लिखा गया, डॉट से, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, 5वें नंबर वाले के, जो ये आगे से दिख रहा है। अब जो काम करना है वो किसके लिए करना है, इस पीछे वाले के लिए करना है। इसकी बात करूंगा तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड कहां जा रहा होगा, अंदर की तरफ। इसको लिखा जाता है क्रॉस से। डॉट का मतलब क्या है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड। इसका डॉट का मतलब है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड और क्रॉस का मतलब क्या है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड है। ये काम जो है ना सर वो हमने सीखना है। सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। आपने काम जो है वो क्या देखा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कैसा ऑब्जेक्ट है, 3D ऑब्जेक्ट है। 3D ऑब्जेक्ट है तो सर इसकी डायरेक्शन देनी है और इसकी डायरेक्शन कहां होती है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। जो फेस जहां से दिखेगा वहीं उसकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। तो आपने अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करा, कैसा है ये, क्यूबिकल, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड शेप है। क्यूबॉइड शेप है, ऊपर वाला ऊपर से दिखा, डायरेक्शन ऊपर की तरफ। ये वाला नीचे से दिख रहा है तो डायरेक्शन कहां होगी, नीचे की तरफ। ये यहां से दिखेगा, डायरेक्शन परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ये यहां से दिखेगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ये वाला कहां से दिख रहा है, आगे से, तो डायरेक्शन कहां है, आगे की तरफ है। ये पीछे से दिख रहा है तो ये डायरेक्शन कहां हो जाएगी, पीछे की तरफ। डॉट का मतलब है बाहर और क्रॉस का मतलब कहां है, अंदर, ठीक है। ये 6 फेस थे, 6 के 6 फेस पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देनी है। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहां होगी सर, इसकी, ये यहां से दिख रहा है, ये यहां से, ये ऊपर से दिख रहा है, ये नीचे से, ये बाहर, और वो कहां है, अंदर की तरफ, ठीक है। ये इनकी क्या बन जाएगी, डायरेक्शन। ऐसे ही क्या, अंदर वाला जो है ना, इस वाले को, जो ये वाला फेस, पीछे वाला फेस है, मान लो अंदर वाले को मैं, ये वाला फेस जो है ना, ये वाला जो है, इसकी डायरेक्शन कहां जा रही होगी, अंदर की तरफ जा रही होगी। ये कहां से दिख रहा होगा, आप इसको अंदर से थोड़ी देख पा रहे हो। ये वाला फेस है, पीछे से दिख रहा है तो
पीछे की तरफ डायरेक्शन जाएगी। ये वाला कहां दिख रहा है, आगे से दिख रहा है, तो डायरेक्शन कहां हो जाएगी, आगे की तरफ। ठीक है, 3D ऑब्जेक्ट्स में डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, जो भी फेस है उसको जहां से देखा जा सकता है वहीं उसकी क्या है, डायरेक्शन है। ऐसे ही अगर मैं सिलेंडर के बारे में बात करूं, क्योंकि सिलेंडर के और क्यूब के सवाल ही पूछे जाते हैं, दोनों को हम पहले से ही तैयार कर रहे हैं। अब अगर एक सिलेंडर के बारे में बात करें, सिलेंडर के पास कितने एरिया, 3, एक ये सर्कल, एक वो सर्कल, और एक कौन सा, कर्व्ड सरफेस एरिया। एक कौन सा है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये वाला सर्कल जो दिखेगा, सर्कल जो है, मान लो कोई भी शेप जो है वो सर्कुलर, ये सिलेंड्रिकल शेप उठानी है, मान लो ये मार्कर ही ले लेते हैं, ये मार्कर जो है सिलेंड्रिकल शेप है, एक सर्कल तो ये हो गया, एक सर्कल कौन सा हो गया, ये वाला, और एक जो है वो क्या है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये वाला सर्कल कहां से दिखेगा, यहां से दिखेगा, तो एरिया वेक्टर कहां हो गया, इस तरफ। ये वाला सर्कल ये कहां से दिखेगा, यहां से दिखेगा, तो एरिया वेक्टर कहां हो गया, उस तरफ। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन जो है सर ये क्या हो गया, पहले वाला माना तो एरिया वेक्टर A1 की इस तरफ होगी, ये वाला जो है इसकी डायरेक्शन कहां हो जाएगी, A2 की कहां हो जाएगी, इस तरफ। अब कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया की डायरेक्शन पॉइंट के हिसाब से वेरी करेगी। कैसे, मान लो मैं इस ऊपर वाले पॉइंट पे देखना चाह रहा हूं, तो एरिया वेक्टर कहां है, ऊपर की तरफ। तुम इस आगे वाले पॉइंट को देखना चाह रहे हो तो कहां है, तुम्हारी तरफ, नीचे से देख रहे हो तो, लेकिन हर पॉइंट पे रहेगी कैसी, परपेंडिकुलर रहेगी। हर पॉइंट पे कैसे रहेगी, परपेंडिकुलर। मान लो मैं ऊपर वाले पॉइंट की देखना चाहूं, तो ऊपर वाले पॉइंट की डायरेक्शन जो है सर वो कहां जाएगी, ऊपर की तरफ जा रही होगी। ठीक है, आपने जो कंसेप्ट पढ़ा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सवाल आएंगे यहां से, लगातार पूछे जाते हैं। मैं दोबारा बता देता हूं आपको कि एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। हमारे सिलेबस में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे हैं, 3D ऑब्जेक्ट्स में से भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनमें एक क्यूब और एक कैसा, सिलेंडर। लगातार सवाल इनके पूछे गए हैं, जिनमें अगर हम बात करें तो डायरेक्शन जो देखनी है वो कहां देखनी है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ये तो कहने की बात है सर, अगर बात करी जाए तो जो फेस जहां से दिख जाए वहीं आउटवर्ड खींच दो। ये वाला सर्कल यहां से दिख रहा है सर, तो यहां खींच दिया। ये वाला सर्कल वो वाला दिख रहा है, यहां से नहीं दिख रहा, वो कहां से दिखेगा, यहां से दिखेगा, तो एरिया वेक्टर कहां खींच दिया, ऐसे। ये कर्व्ड वाला है, ऊपर वाला पॉइंट देखना है तो ऊपर की तरफ, ये साइड वाला देखना है तो इस तरीके से क्या कर जाएगा, ये घूम जाएगा सारे में। मान लो मुझे ऊपर वाला ही बताना है तो मैंने डायरेक्शन कहां दे दी, एरिया वेक्टर की ऊपर की तरफ दे दी। इस वाले क्यूब की समझ में आ गई है, ये इस तरफ, वो वहां से दिखेगा, ये नीचे से दिखेगा, वो ऊपर से। ये फ्रंट वाला आगे से दिख रहा है, वो बैक वाला कहां से दिख रहा है, पीछे से। डायरेक्शंस जो है इस तरीके से देते हैं, इस बात को उतार लो। फिर मेन काम पे हम चलेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम बात करेंगे। ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आप ये मान के चले कि इससे पहले का कुछ आता है, अच्छी बात है, नहीं आता है तो यहाँ पे रोल नहीं होगा उसका। यहां से आप ये मान के चलें कि आपका डे 1 है, और यहां से चीजें जो है वो लगातार पढ़ते हुए चलें, क्योंकि अब यहां से सवाल आपके लगातार पूछे जाने हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एरिया वेक्टर, इनके सवाल बनने ही बनने हैं भाई पेपर में। गौर करें, ध्यान से समझें। कुछ बच्चों का सवाल आ रहा है कि सर ये परपेंडिकुलरली इनवर्ड कैसे है। सुने ध्यान से, परपेंडिकुलरली इनवर्ड नहीं है, बात को देखने का नजरिया है कि देख कहां से रहे हैं। ये वाला फेस है, दिखेगा कहां से, यहां से, तो डायरेक्शन कहां आ रही है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। जब यहां खड़ा होकर देख रहा हूं तो डायरेक्शन कैसी है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड, आउटवर्ड है। इस वाले फेस के बारे में बात करनी है, ये वाला फेस, इस तरफ वाला जो ये परपेंडिकुलरली इनवर्ड है, ये सवाल पूछा जा रहा है। सुने ध्यान से कि इसको अगर देखें, यहां से देख रहा हूं तो कैसा, बाहरी तो आ रहा है, आउटवर्ड है, लेकिन अगर इसको यहां पे खड़ा होकर देखता हूं तो ये डायरेक्शन कैसी दिख रही है हमें, इनवर्ड दिख रही है। पॉइंट ऑफ रेफरेंस के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो फेस है इसकी डायरेक्शन कहां जा रही है, यहां से खड़ा होकर तो कहां जा रही है, अंदर की तरफ। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे ही खड़े हो जाएं, पीछे की तरफ ही खड़े होंगे तो डायरेक्शन कैसी है, आउटवर्ड है। कुल मिला के आपको पता होना चाहिए, जो फेस जहां से दिखे उसको आउटवर्ड खींच दो। ये यहां से दिखा, ये यहां से, ये ऊपर से, ये कहां, नीचे से। ऐसे तो इसको देखना चाहेंगे तो ये क्या है, परपेंडिकुलरली अपवर्ड है। यहां से खड़ा होकर देख रहे हैं तो ये कैसी है, परपेंडिकुलरली अपवर्ड। अपवर्ड तो नाम ही नहीं लिखा था सर बेटा, जब यहां खड़े होकर देखेंगे तो आउटवर्ड ही जा रही है। यहां से खड़ा होकर देख रहा हूं तो कहां जा रही है, ऊपर। ठीक है, ऐसे ये परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड है। ये तो परपेंडिकुलरली कहां है, लेफ्ट। ये परपेंडिकुलरली कहां है, राइट। वो पॉइंट आप खड़े होकर कहां से देख रहे हो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये चीज जो है वो आपने कर ली। अब सुने ध्यान से, ये एरिया वेक्टर वाली चीजें जो है वो किस तरीके से आपके काम आती हैं, क्या कंसेप्ट है, उस पर गौर कर रहे होंगे कि एरिया वेक्टर आपके लिए हेल्पफुल कैसे है, उस पर ध्यान दें। वर्ड जो है वो आपने क्या समझना है, सुने ध्यान से कि चीजें जो है सर वो हमारे पास क्या है, एरिया वेक्टर। पता चल गया कि एरिया वेक्टर जो है वो कहां है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है। मान लो मैं क्या मान लेता हूं, एक कंसेप्ट समझ रहे हैं कि एरिया वेक्टर का योगदान क्या है आपकी लाइफ में। पहली जो बात है सर वो हमने क्या मान ली कि एकेडमी के बाहर कहीं बहुत दूर आग लग जाती है। ठीक है, अब आग लग जाती है तो यहां पे क्या है, इसका एरिया वेक्टर अगर देखा जाएगा तो इसका एरिया वेक्टर जो है वो कहां है,
एरिया वेक्टर जो है वो कहां होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा। एरिया वेक्टर जो है वो कहां होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। आप फायर ब्रिगेड वालों में हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं कि मान लो आग जो है वो सामने आग लगी हुई है, आपका होस पाइप जो है, होस पाइप जानते हैं, होस पाइप का मतलब जो फायर ब्रिगेड वाला एक मतलब कि बड़ा सा पाइप जिससे पानी जो है या वो सोलवेंट जो है वो बाहर निकलता है, उसका नाम क्या है, होस पाइप। ठीक है, सामने जो है वो क्या है, आग लगी हुई है, उसका एरिया वेक्टर कहां है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, आपकी तरफ है। आपने क्या करा, होस पाइप जो उसी डायरेक्शन में आपने अप्लाई कर दिया, तो आग बुझाने में सारा पानी जो है वो क्या रहेगा, योगदान आपके पानी का रहेगा। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में आपने होस पाइप को रखा तो क्या होगा, सारा का सारा पानी जो है वो यूजफुल काम में यूज हो रहा है। अगर मैं पाइप को कहां रख दूं, इस डायरेक्शन में, तो तुम पिट के आओगे वहां से, क्योंकि आग कहां लग रही है, वहां, पानी कहां भेज रहे हो, वहां। एरिया वेक्टर के कैसे जा रहे हो, परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हो तो काम कितना है, जीरो, काम जो है वो कितना है, जीरो। समझ आ गई ये बात। अगर आप थोड़ा सा क्या कर देते हैं इसको इंक्लाइंड, तो कुछ पानी तो आपका इस्तेमाल होगा और कुछ पानी जो है वो क्या हो जाएगा, वेस्ट। आप दोबारा से समझो, सामने आग है तो एरिया वेक्टर कहां है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में होस पाइप है तो आपका काम जो है वो क्या हो रहा है, 100% हो रहा है। आपने ऐसे कर दिया तो काम कितना है, जीरो। मतलब 0 डिग्री के एंगल पे काम क्या है, मैक्सिमम। 90 डिग्री पे क्या है, मिनिमम। और बढ़िया से अगर समझना चाहें तो आज के टाइम में जो है गर्मी के सीजन में सब एसी या कूलर के सामने बैठते हैं, ठीक है, वो जो एसी या कूलर का जहां से विंड बाहर आ रही है वो बिल्कुल मुंह के सामने है, तो सारी हवा आपके काम आ रही है। आप कहां बैठे हो, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में बैठे हो, सारी हवा काम आ रही है। अब एरिया वेक्टर तो ऐसे है, तुम बैठ जाओ वैसे, आप परपेंडिकुलर उस पर बैठ गए हो तो कोई भी हवा काम नहीं आ रही है। उसको इंक्लाइंड करोगे तो कुछ हवा काम आएगी और कुछ हवा काम नहीं आएगी। ये समझ में आ गई बात। या इसी तरीके से जो है वो क्या हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे आप एरिया वेक्टर के बारे में अगर जानने की कोशिश करें थोड़ी सी, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में किया हुआ काम 100% है, एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर किया हुआ काम कितना है, 0। समझ आ गई ये बात। तो एरिया वेक्टर से हम जो है वो क्या करते हैं, एरिया वेक्टर जो है उसका योगदान क्या है, आपके फोन के नेटवर्क में भी है, उसको जान लेंगे अभी। तो हमारे पास अब 2 टर्म्स हैं जिस काम को आज हम पढ़ने के लिए आए हैं। एक जो वर्ड है सर वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक जो वर्ड है सर वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये 2 चीजें जो है ना सर वो हमने जाननी है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको हम किससे लिखते हैं, ई वेक्टर से लिखते हैं। एक वर्ड जो है सर वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम फाई से लिखते हैं। इन काम को करने से पहले 2 बातें दिमाग में चल रही हैं, और वो 2 बातें जो है सर वो क्या है कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी डायरेक्शन कहां होती है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। एक बात पता है। बात नंबर 2, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में किया गया काम मैक्सिमम, एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर किया गया काम मिनिमम या 0 होता है। ठीक है, अब 2 शब्द हैं सर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक वर्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सुनेंगे ध्यान से, काम करना क्या है। आप कोई भी जमीन लेने के लिए गए, कोई भी प्लॉट खरीदने के लिए गए, आपसे जो बात होती है वो क्या होती है कि सर 10,000 रुपए गज, ये बात होती है कि जो प्लॉट का रेट है वो 10,000 रुपए गज है। आप कहीं और गए, वहां पता लगा कि वो 50,000 रुपए गज। कहीं और गए, वहां पे बताया गया कि 1,00,000 रुपए गज। समझ आइए ये बात। यहां से आप क्या समझते हैं, आप पता चलाते हैं कि 10,000 रुपए गज का मतलब सस्ती जमीन है, 50,000 रुपए गज का मतलब थोड़ी सी मीडियोकर सी जमीन है, 1,00,000 रुपए गज का मतलब महंगी जमीन है। मतलब कि मैं अपने हिसाब से महंगी बता रहा हूं, सही है, सबका अलग अलग सोचने का तरीका है। ठीक है, तो काम जो है सर वो हमने क्या करना है, हमने जब बात रखी, बात क्या रखी सर, 10,000, 50,000 या 1,00,000, वहां से क्या आइडिया मिल रहा है, वैल्यू कम है या वैल्यू क्या है, ज्यादा है। समझ आ गई ये बात। अगर मैं बात करना चाहूं, जब आप रजिस्ट्री कराते हैं तो क्या आप 50,000 रुपए दे के ये क्या देते हो कि 1 गज दे दे, नहीं, वो तो एक प्लॉट लिया जाता है। मान लो 100 गज का है तो उसी हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके देते हैं। 10,000 रुपए वाले के 10 लाख दोगे 100 गज के प्लॉट के लिए। अगर मैं बात करूं तो 50 लाख दोगे या फिर कितना दोगे, 1 करोड़ दोगे। समझ आ गई बात। 2 बातें क्लियर हो रही हैं। बात नंबर 1, जब आप सस्ता या महंगा पता लगाना चाहते हैं तो आप 1 गज का रेट पता करते हैं, और जब आप रजिस्ट्री कराते हैं तो आप किसकी पता करते हैं, टोटल वैल्यू का पता करते हैं। समझ आ गई बात। मैंने कहा कि एक प्लॉट 1 करोड़ रुपए का है तो सस्ता या महंगा, नहीं सर, 1 करोड़ से पता नहीं चलेगा। पता किससे चलेगा, पर यूनिट एरिया से। क्या पता वो प्लॉट 1,000 गज का है तो 10,000 रुपए के हिसाब से तो सस्ता ही है। ठीक है, मैं कहता हूं कि कोई प्लॉट जो है वो 50 लाख का है, सर वो जो है वो 3 लाख रुपए के हिसाब से मान लो कितना ही है, बहुत कम सही एरिया अवेलेबल हो रहा है। समझ आ गई बात। तो अगर महंगा या सस्ता पता लगाना है तो क्या पता करते हैं, पर यूनिट एरिया, पर गज का पता करते हैं। और अगर आपसे बात करी जाए टोटल रजिस्ट्री के टाइम पे हम बात करते हैं तो हम किसके बारे में चर्चा करते हैं, मल्टीप्लाई बाई एरिया कर लेते हैं। वही काम यहाँ पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड।
जब आप बात करते हैं पर यूनिट एरिया की, पर यूनिट पे बात करते हैं, तो हम बात करते हैं किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। जैसे आपने पता लगाया 80 न्यूटन पर कूलम, या आपने क्या पता लगाया 160 न्यूटन पर कूलम, तो एक कूलम पर कितना फोर्स? 160। एक कूलम पर कितना फोर्स? 80 न्यूटन। ठीक है, इस तरीके से काम हो रहा है। जब आप पर यूनिट एरिया की बात करते हैं, एक गज की बात करते हैं, तो नाम क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब आप टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की बात करते हैं, टोटल नंबर के बारे में बात करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो हैं वो जब पता लगाई जाती हैं सर, तो क्या रहता है हमारे पास? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। समझ आ गई है बातें आपको? कि आप सस्ता महंगा पता लगाना चाहते हैं तो आप बात करते हैं किसकी? फील्ड की। आप रजिस्ट्री कराना चाहते हैं तो आप बात करते हैं किसकी? फ्लक्स की। समझ आ गई बात? कि पर यूनिट एरिया, पर यूनिट की बात करेंगे तो नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और मल्टीप्लाई बाई एरिया कर दूं तो नाम क्या बन जाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपने पता लगाया कि 80,000 रुपए गज है, जब आपने टोटल बताना है तो 80,000 को किससे मल्टीप्लाई करना था? एरिया से। 100 गज का प्लॉट था तो किससे मल्टीप्लाई कर दी? एरिया से। ठीक है, जब आप पता लगाना चाहते हैं कि आंसर कम है ज्यादा है, तो हम क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं। जब आप टोटल जानना चाहते हैं तो आप मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं? एरिया से। और वो चीजें जो है वो क्या बन जाती हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाती है। समझ आ गई आपको बातें? ठीक है, पर यूनिट की बात करी गई तो वर्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। और टोटल की बात करी गई तो क्या कहलाया? आप डीलर के पास गए, आप बात करोगे किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। आप रजिस्ट्री कराने गए, आप बात करोगे किसकी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। टोटल के बारे में जब बात होती है तो नाम क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपने क्या करा? पर यूनिट का पता करा, जितना एरिया था उससे क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। आंसर किस में चला जाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। बेसिक डिफरेंस पता चल गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने पढ़ ही रखा है, इसके बारे में तो बात करनी ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए? एरिया से, तो वर्ड जो है सर वो हमारे पास क्या बन जाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमारा काम भी क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जिसके बारे में काम करना है तो क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ सरफेस, क्रॉसिंग अ सरफेस नॉर्मली। वो फील्ड लाइंस जो एक सरफेस को नॉर्मली क्रॉस करती हैं। जब टोटल अमाउंट की बात हुई तो नाम जो है सर वो क्या कहलाया है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाया है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बात करें तो फ्लक्स को किससे लिखा जाता है? फाई से। फॉर्मूला जो है सर वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई एरिया। और एरिया तो कैसी क्वांटिटी? वेक्टर। और वेक्टर क्वांटिटी में अभी तुमने जाना कि अगर एरिया वेक्टर के साथ काम करते हैं तो आंसर क्या आता है? मैक्सिमम। और अगर उसके परपेंडिकुलर काम करते हैं तो आंसर कितना होता है? 0। कोस 0 पे कितना होता है? 1। और 90 पे कितना होता है? 0। तो एरिया का कौन सा कंपोनेंट लिया जाएगा? कोस कंपोनेंट ले लिया जाएगा। एरिया का कौन सा कंपोनेंट लिया जाएगा? कोस। कोस कंपोनेंट जो है वो आपने लेना है। क्यों लेना है कोस कंपोनेंट? क्योंकि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में काम होना मैक्सिमम। कोस 0 पे क्या होता है? मैक्सिमम। और परपेंडिकुलर पे क्या है? मिनिमम। 90 पे वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ई ए कोस थीटा। और सारे बच्चे जो हैं वो इस बात को जानते हैं कि ई ए कोस थीटा अगर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्योंकि डॉट को अगर हटाते हैं तो नाम क्या आ जाता है? कोस थीटा आ जाता है। और डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर होता है सर वो कैसी क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है सर वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। इन दोनों में अंतर बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की? पॉजिटिव से नेगेटिव। कल ही पढ़ा है ना, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑन द नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए। क्योंकि ये ई और ए की कैसी है? डॉट प्रोडक्ट है। अगला अगर काम करें तो सबसे पहले पता चला कि स्केलर क्वांटिटी है। बात नंबर 2 अगर मैं करना चाहता हूं तो एसआई यूनिट अगर लिखें तो एसआई यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है सर? न्यूटन पर कूलम है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है? न्यूटन पर कूलम। एरिया की बात करूं तो क्या होती है? मीटर स्क्वायर। या दूसरी अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट क्या है? वोल्ट पर मीटर इनटू में कितना? मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो आंसर क्या बन जाएगा? वोल्ट इनटू में मीटर बन जाएगा। समझ आई है बातें? आज का काम है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानना। आप जान भी पाए हैं। रजिस्ट्री के टाइम पे टोटल अमाउंट जो दी जाती है वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पर यूनिट गज का एरिया क्या है? पर यूनिट गज के लिए बात करें तो ई, मल्टीप्लाई बाई एरिया कर दिया तो ई इंटू ए। कौन सा कंपोनेंट लिया जाता है? कोस, इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। मान लो अगर मैं बात करता हूं तो ये हमारे पास कोई भी सर्कल है, ये कोई भी हमारे पास पोर्शन था। अगर हम यहां पे काम करें तो इसका एरिया वेक्टर तो कहां रहेगा सर? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ये लिख दिया, इसका परपेंडिकुलरली आउटवर्ड ऐसे बनेगा। अगली जो बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है और एंगल कितना बना रहा है? थीटा।
तो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा, कोस कहलाएगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मल्टीप्लाई किससे करनी है, एरिया से। कौन से एरिया से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। एरिया तो ऐसे था, लेकिन कौन सा एरिया लेना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया, ए कोस थीटा। कोस की वजह से वर्ड क्या आया, डॉट। डॉट की वजह से कैसी क्वांटिटी, स्केलर। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम। एरिया की क्या है, मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वोल्ट पर मीटर, एरिया की क्या है, मीटर स्क्वायर। जो कटता है काट दिया, आंसर हमारे पास बन गया। समझ आ गई बातें। आज की क्लास में दो मेन बातें, एरिया कैसी क्वांटिटी, वेक्टर, डायरेक्शन परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, फ्लक्स टोटल की बात हो रही है। और टोटल का फॉर्मूला क्या है सर, ई ए कोस ऑफ थीटा। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। एरिया कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। ये फ्लक्स जो है वो स्केलर क्यों है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट का आंसर है। इस तरीके से काम करना है, ये नहीं उतारना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला पोर्शन उतार लीजिए। चलिए जी, काम जो क्या करना है, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें। तो न्यूटन, न्यूटन का नाम क्या है सर, m1 L1 T-2। बोर्ड पे ध्यान दें सारे बच्चे। न्यूटन, न्यूटन का मतलब क्या है, न्यूटन का मतलब है m1 L1 T-2 डिवाइडेड बाई कूलम। कूलम का मतलब क्या है सर, AT है, मल्टीप्लाई बाई मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, L2 हमारे पास है। इस तरीके से काम करें, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, m1 L1 और L2 करूंगा तो L3। T ऊपर आ जाएगा तो T की पावर -3 और A ऊपर आ जाएगा तो A की पावर -1। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्वांटिटी स्केलर है। SI यूनिट पता चल गई, फॉर्मूला पता चल गया, और क्या पता चल गया, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला भी पता हो और ये वाला, ये दोनों काम आ रहे होंगे आपके। ये दोनों चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, डन है ये काम। उतारें इसको जल्दी, फिर एक क्वेश्चन इसके बेसिस पे कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, डन। अगला जो काम है वो क्या करना है, सुने ध्यान से। लिखें, नहीं जी, लिखें, क्वेश्चन लिखें। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इफ E वेक्टर इज इक्वल्स टू 4i - 3j + 7k। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिखा रखा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है 4i - 3j + 7k। एरिया वेक्टर गिवन है, और एरिया वेक्टर कितना है, एरिया वेक्टर है मान लो i + 2j और माइनस का कितना है, या प्लस का 3k। इस तरीके से है। यू आर गिवन विद ई वेक्टर, आपको ई वेक्टर गिवन है, और आपको क्या दे रखा है, ए वेक्टर। ई और ए दोनों दे रखे हैं, और ई और ए अगर दोनों दे रखे हैं तो सर हमने क्या बताना है, फ्लक्स बताना है। हमें क्या बताना है, फ्लक्स बताना है। ठीक है, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बताओ कितना आंसर आएगा, सोल्व करें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। फ्लक्स बताना है। फ्लक्स का फॉर्मूला जो है सर वो क्या है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बोर्ड पे ध्यान देंगे कि फ्लक्स, फ्लक्स का फॉर्मूला जो है सर वो क्या है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट क्या होती है सर, आई वाले की आई से, जे वाले की जे से, के वाले की के से। तो आई वाले की आई से करी तो 4, जे वाले की जे से करी -6, के वाले की के से करी 21। तो आंसर कितना आ जाएगा, 19। और मान लो ये यूनिट्स जो है वो किस में है, वोल्ट पर मीटर में, ये किस में है, मीटर स्क्वायर में। तो आंसर किस में आ जाएगा, वोल्ट मीटर। SI यूनिट्स में आपने आंसर जो है वो निकाल दिया। ठीक है, कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जानते हैं, एरिया वेक्टर जानते हैं, आई वाले की मल्टीप्लाई आई से, जे वाले की जे से, के वाले की के से। मल्टीप्लाई आपने सोल्व करी, आंसर आ जाएगा। डन है ये काम। नेक्स्ट जो काम है अब उस पर ध्यान देंगे। एक सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है, उतारें इस क्वेश्चन को, इसके बारे में बात करेंगे। उतारें एक बार इसको। अच्छा, स्टेट गो स्लो ये अभी हमने नहीं करा है, आपने काम करना है बस यहां से अ क्यूब, ये वाला काम जो है ना इतना उतारेंगे। गो स्लो जो है वो नहीं लिखना है आपने, ये वाला काम नहीं करना है। स्टेट गो स्लो इसको छोड़ दो, आगे से उतारना शुरू करें। ये क्वेश्चन उतारे बेटा, एक बार क्वेश्चन भी उतारें और वो फिगर भी उतारें, फिर इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। अच्छा सवाल है, पेपर में कई बार पूछा गया है, उतार लो इसको, काम आएगा ये। उतारें बेटा, उतारें जल्दी इसको। ई जो है वो दे रखा है C × R,
फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स और नेट चार्ज। डायग्राम भी बनाएं और उतारें इसको जल्दी। सोल्व करेंगे इसको।